चलो जी, टैली का आप लोग का फाइनल रिवीजन हो रहा है। थ्योरी का पूरा अर्पण करवा देंगे, जितना करवाएंगे इसी में से क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज को साधारण भाषा में समझा देंगे, ठीक है। टैली के बारे में अगर पहले बात कर ले तो टैली क्या है? कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है? अकाउंट का काम करते हैं तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके फाउंडर का नाम बताए थे हमने, भारत गोइंका या फिर श्याम सुंदर गोइंका, और ये कर्नाटका के जो है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, वहीं से सॉफ्टवेयर बना और पहला सॉफ्टवेयर है, इंडिया का है और पूरे देश में विदेश में भी इसका काम होता है। तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं? टैली का यूज करते हैं हम व्यापार में। व्यापार का मतलब लाभ कमाने के लिए किसी भी वस्तु को खरीदना और खरीद के बेच देना, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार कहलाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, बस सामान खरीदिए और उसको ज़्यादा दाम में बेच दीजिए, वही चीज़ एग्जाम्पल में लिखा हुआ। दूसरा होता है पेशा यानी प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब ना कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं, फिर भी वो लाभ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनकम उनका जनरेट होता है। देखिए, इनकम और लाभ यानी आय और लाभ में फ़र्क होता है। इनकम मतलब ना हमको कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, फिर भी पैसा आएगा, है ना। जैसे आपको पढ़ाता है, पैसा देता है, तो आप ये मेरा इनकम हुआ। अब वस्तु को खरीदने बेचने के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है उसको हम लोग लाभ यानी कि प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ जो पेशा होता है, इसमें जो डिफिनेशन है उसी को समझा देते हैं। आय अर्जित करने के लिए, आय मतलब इनकम बनाने के लिए किया गया कोई भी काम या साधन, किया गया कोई भी काम या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण यानी पहले से ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेशा यानी प्रोफेशन। यानी जब तक मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाना है तो उसको गाड़ी चलाने सीखना पड़ेगा ना, वही है पूर्व प्रशिक्षण। पूर्व प्रशिक्षण मतलब पहले से उसको गाड़ी चलाने के लिए आएगा, तभी तो वो ड्राइवर बनेगा। तो वो आ गया। आप कोई साधन बना दीजिए, हम कल भी एग्जाम्पल दिए थे, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। आप 10 गो रूम बना दीजिए, भाड़ा पे लगा दीजिए, आपका साधन बन गया, वहाँ से रुपया आपको आता रहेगा, ना कुछ खरीदना ना ही कुछ बेचना है। तो ये आपका हो गया पेशा। दूसरा होता है व्यवसाय यानी बिजनेस। एक लाइन में वस्तु की खरीद बिक्री के साथ साथ वस्तु का उत्पादन या निर्माण करना। क्या बोले हम? वस्तु की खरीद, बोलिए बिक्री के साथ साथ वस्तु का उत्पादन या निर्माण करना क्या कहलाएगा? पेशा, सॉरी व्यवसाय, बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है मालिक। अब मालिक नामे से क्लियर है, मालिक इसका 3 नाम, मालिक, ऑनर या स्वामी। क्या होगा? अब मालिक का काम क्या होता है? सबसे पहला पूंजी लगाना, क्या होता है? दूसरा उसको चलाना यानी संचालन करना, और तीसरा लाभ और हानि का हकदार होना। क्या होता? तो मालिक का 3 काम, पहला बोलिए, दूसरा संचालन करना या चलाना, और तीसरा लाभ हानि का हकदार होना। मालिक जो है वो एक आदमी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। इसी को डेफिनेशन में आ जाता है कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, क्या बोलेंगे? जो व्यापार या व्यवसाय में पूंजी लगाता है, जो व्यापार या पूंजी लगाता है उसका संचालन करता है, उसका और लाभ हानि का हकदार होता है, उसे मालिक, ऑनर या स्वामी कहते हैं। अगर मालिक अकेला व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, तो उसको एकांकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर कहेंगे। 2, 4, 5 लोग, 6 लोग आपस में मिलकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसे पार्टनर्स कहलाए, वो पार्टनर्स कहलाएगा, साझेदार। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर, यानी किसी कंपनी का शेयर खरीदना बहुत ज़्यादा मात्रा में, 200, 300, 400, 500 लोग हैं, कंपनी का शेयर खरीदे, उसमें जो है प्रॉफिट आया, पागल की तरह क्या करता है जी, तोड़ दिया। अरे वो क्या किया, छोड़िए, आप अपने तो ध्यान दीजिए। हाँ, क्या साहब नाम आएगा वीडियो में, बढ़िया है। चुप कहीं का, चुपिए, कोई कट उठ नहीं होता। तो हम मालिक जो है वो कितने प्रकार के हो गए? 3। मालिक कितने प्रकार के? पहला प्रोपराइटर, दूसरा पार्टनर्स और तीसरा शेयर होल्डर। कितने हो गए? 3। फटाफट बोलिए। पहला प्रोपराइटर, दूसरा पार्टनर्स और तीसरा शेयर होल्डर, अंशधारी, ठीक है। इसका कितना काम मालिक का? 3 काम। पहला पूंजी लगाना, दूसरा संचालन करना और तीसरा लाभ हानि का हकदार होना, लाभ हानि का हकदार होना, ठीक है। अब इसी को डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्या है? पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। सेम होता है, राजधानी वाला ये सेम है। पूंजी कौन लगाएगा? मालिक लगाएगा। कहाँ लगाएगा? व्यापार या व्यवसाय में। कहाँ लगाएगा? और किस रूप में लगाएगा? तो रुपया, पैसा और संपत्ति के रूप में। किस रूप में?
बस यही बात लिख देना, मालिकों के द्वारा। किसके द्वारा? व्यापार या व्यवसाय में, व्यापार या लगाया गया रुपया, पैसा, धन संपत्ति आदि क्या कहलाता है? पूंजी। व्यापार में लाभ हुआ तो पूंजी बढ़ेगा और हानि हुआ तो पूंजी घटेगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट आता है आहरण यानी कि ड्राइंग्स, है ना। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है कि निजी खर्च के लिए जब मालिक अपने ही व्यापार से कुछ रुपया, पैसा या संपत्ति निकाल लेता है। क्यों निकालता है? निजी खर्च के लिए। कौन निकालता है? मालिक निकालता है। कहाँ से निकालता है? खुद के व्यापार या व्यवसाय से, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? आहरण यानी कि ड्राइंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा माल। तो माल मतलब आपको दुकान में जाते हैं, बोलते हैं माल है, नहीं माल खत्म हो गया, माल मंगवा के देना होगा, अभी स्टॉक में नहीं है, माल ऑर्डर में। इसका मतलब माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापार या व्यवसाय किया जाता है। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका व्यापार या व्यवसाय किया जाता है। समझा ना? ठीक है, हो जाएगा। इसमें आपका परचेज हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, जो आप माल लाए, वो सामान लाए, वो सब चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। कच्ची सामग्री वगैरह लिखा हुआ भी है। अगला क्या है? परचेज। परचेज माने क्रय करना या फिर खरीदना। परचेज माने क्रय करना या फिर खरीदना। क्यों खरीदेंगे? बेचने के लिए। व्यापार व्यवसाय में क्यों खरीदेंगे? यानी दोबारा बेचने के लिए खरीदा गया कोई भी वस्तु परचेज कहलाता है। पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्या हो जाएगा? पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया कोई भी वस्तु परचेज कहलाता है। माल खरीदने का, बेचने का 3 तरीका होता है। पहला कैश, दूसरा बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन करके, और तीसरा उधार, क्रेडिट। समझ गए? नेक्स्ट आता है आपका सेल्स। जो माल बेचेंगे वो क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। जो माल बेचेंगे, एक लाइन में, जो माल बेचेंगे क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रय वापसी। क्या आता है? परचेज रिटर्न। हमने खरीदा और वापस कर दिया, खरीदा और वापस कर दिया। तो जब हम खरीद के वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न ना जी। और हमने बेचा और ग्राहक ने वापस कर दिया तब क्या कहलाएगा? हमने बेचा तो सेल्स, उसने वापस कर दिया तो हो गया रिटर्न। क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। क्या हो गया? इसको भी हम ही लगा लेते हैं, ज्यादा आवाज आ जाएगा। सर इसको सब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे। चलिए अगला है रहतिया यानी स्टॉक। रहतिया याद नहीं रहेगा लेकिन स्टॉक आपको याद रहेगा। जब हम व्यापारिक व्यवसाय शुरू करते हैं, हमने माल खरीदा और बेचा। खरीदने बेचने के क्रम में जिस वक्त कोई पूछने आया, जिस वक्त हमने चेक किया, उस समय जो माल बचा हुआ है उसको कहते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? खरीदने बेचने के क्रम में जो माल बच जाता है क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जब हम व्यापार को शुरू करते हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, उस समय जो स्टार्टिंग में माल मंगवाया जाता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल बेचते बेचते साल का अंत होता है कब? 31 मार्च को, जिसको मार्च क्लोजिंग कहते हैं हम। उस समय कहलाता है वो क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा? और बीच में जो बच गया वो ओनली स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुरू में ओपनिंग स्टॉक, बीच में जो बचा स्टॉक, और साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक। अगला फिर अगला साल ऐड करके उसमें और माल, तो फिर वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है वहां से। अगला क्या है? लेनदार, पैसा लेने वाला। लेनदार माने तो पैसा क्यों लेगा? क्योंकि हमने उससे उधारी माल खरीदा। सिखाया ना आप लोग को? परचेज में एंट्री बनाते तो क्या लिखते थे? SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स, विविध लेनदार। तो इसका मतलब हो गया कि हमसे पैसा लेगा। तो जिस व्यक्ति या संस्था से उधारी माल खरीदा जाए उसे क्या बोलेंगे? लेनदार यानी क्रेडिटर्स। और जिस व्यक्ति या संस्था को उधारी माल बेचा जाए उसे क्या बोलेंगे? देनदार यानी कि डेटर्स, है ना। खरीदेंगे तो पैसा लेगा तो लेनदार, हम बेचेंगे अगला पैसा देगा तो हो गया देनदार, डेटर्स। चलिए अगला आता है आपका दायित्व, लायबिलिटी। तो एक बात समझिए, लायबिलिटी माने एक जिम्मेवारी की पैसा कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया, पैसा, संपत्ति आदि चुकाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया, पैसा, संपत्ति आदि क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? अगर रुपया है तो ठीक है, नहीं तो संपत्ति बेच के चुकाइए, या तो संपत्ति आपकी जब्त कर लेगा, लेकिन आपको चुकाना पड़ता है। अब बेईमानी कर ले तो अलग बात है। ये जो लायबिलिटी होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है 1 साल के अंदर जो रुपया चुकाना हो और जिसका समय सीमा तय हो कि 1 तारीख को चुकाना है, 2 तारीख को चुकाना है, 10 तारीख को देना है ना, 10वें महीने में देना है, तो ऐसे को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसको करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं।
और लंबे समय के लिए होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, वो लंबे समय के लिए होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यह चालू दायित्व वैसे वही था। अगला क्या है? संपत्ति। तो भाई सब कुछ तो संपत्ति ही है, लेकिन व्यापार या व्यवसाय में ना इसको ऐसे लिखेंगे, वे समस्त वस्तुएं, वे समस्त को छोड़ दीजिए, दिक्कत है, वे सभी वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के चलाने में, संचालन में सहायक होती है, उसे क्या बोलेंगे? संपत्ति बोलेंगे ना। कुछ भी, अब जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ मशीन लगी हुई है, वो संपत्ति है, बल्ब जल रहा संपत्ति, पंखा लगा संपत्ति, यहाँ एसी चल रहा ये संपत्ति, आप जो कपड़े पहनते हैं आपकी संपत्ति है ना, हाथ में घड़ी है वो आपकी संपत्ति है। तो सब कुछ आपकी संपत्ति है, लेकिन संपत्ति भी दो प्रकार का होता है, एक रखने वाला संपत्ति और एक खरीद के बेच देने वाला संपत्ति, यानी जिसका व्यापार या व्यवसाय होता है। तो जो रखने वाला संपत्ति होता है, जो यूज करने वाला संपत्ति होता है, उसको कहते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोलेंगे? अचल संपत्ति। क्या बोलेंगे? और जो संपत्ति हम इसलिए खरीदे हैं कि खरीद के बेचना हमारा व्यापार है, तो वो हो जाएगा करेंट एसेट्स, चल संपत्ति, यानी चल के चला जाएगा ना जी। खरीदे हैं क्यों? जाने के लिए, तो चला जाएगा, तो चल संपत्ति। समझ गए? दो, रखने वाला संपत्ति फिक्स एसेट्स और बेचने वाला संपत्ति करेंट एसेट्स। नेक्स्ट आता है व्यय या एक्सपेंस, खर्च, एक ही बात है। तो वस्तु के उत्पादन से लेकर उसको बेचने तक, वस्तु के उत्पादन से लेकर उसको बेचने तक जितने भी सारे खर्च होंगे, जितने भी सारे, उन्हें व्यय या एक्सपेंस कहा जाएगा। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसा खर्च जो पता है महीना महीना होगा ही होगा, इनडायरेक्ट, बिजली बिल हर महीने देना है, ऑफिस रेंट हर महीने देना है, पानी का मंथली बिल हर महीने देना है, स्टाफ की सैलरी हर महीने देनी है, ये सब होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन कभी कभी देना होता है, जितना काम उतना देना पड़ता है, अचानक मजदूर बुलाना पड़ा, ये सब हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो पता है होगा ही होगा, वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग राजस्व। हमने बताया था राजस्व एक तरह का इनकम ही होता है ना, हमने बताया था। इसके 5 नाम और भी हैं, और नहीं इसको लगा के 5 ना जी। गुडविल, ख्याति, रेवेन्यू, राजस्व और रॉयल्टी। क्या बोले हम? गुडविल, ख्याति, रेवेन्यू, राजस्व, रॉयल्टी। ऐसा कोई कार्य साधन जो आप एक बार कर दीजिए, बार बार होता रहे, रुपया आता रहे, तो उससे आपको पैसा जब आ रहा है तो आपका हो गया राजस्व, चल रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे सरकार जमीन की रजिस्ट्री करवाती है, एक व्यवस्था बना दिया, रजिस्ट्री होगी पैसा उसको जाएगा। आप कुछ आविष्कार कर दिए, किसी ज़्यादा ठंडा हो गया क्या जी? रिमोट भी लेके नहीं आए हैं। हाँ, तो बता रहे थे हम कि आप ऐसा कोई काम या कुछ आविष्कार कर दीजिए, कोई व्यवस्था बना दीजिए, आप एक स्कूल खोल दीजिए जो आपके बाद भी चलता रहेगा, उस स्कूल से आपको इनकम कुछ ना कुछ आता रहेगा, उसी को बोलते हैं राजस्व। इसमें जो इनकम होती है, जैसे एक्सपेंस 2 प्रकार का होता है, वैसे इनकम भी 2 प्रकार का होता है। जैसे आपको सैलरी आ रहा, हर महीने आ रहा, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम हुआ। लेकिन आप कोई काम कर दिए, बदले में आपको कमीशन मिला, तो डायरेक्ट इनकम हो गया। समझे? अब मान लीजिए विद्यार्थी सब एग्जाम देने आया, आप अपना कष्ट करके अपना रूम को भाड़ा लगा दिए, है ना, 2-4-5 हज़ार आ गया, ये सब डायरेक्ट इनकम हुआ। तो वैसा इनकम जो पता है कि आएगा ही आएगा, वो इनडायरेक्ट इनकम। और जो कभी कभार आ जाता है, जिसका जानकारी नहीं है, वो होता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो होता है जो कभी कभार जो महीना महीना बट्टा, डिस्काउंट या छूट। क्या बोलेंगे इसको? बट्टा, डिस्काउंट या छूट। कौन देता है? ये दुकानदार देता है। किसको देता है? ग्राहक को। ग्राहक को किसको देता है? तो बस सिंपल है कि दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को दिया जाने वाला रियायत, नहीं बोलता कुछ रियायत कीजिए इसमें, तो ग्राहकों के दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को दिया जाने वाला रियायत बट्टा, डिस्काउंट या छूट कहलाता है। क्या कहलाता है? वहाँ रखिए, ये जो डिस्काउंट होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लेकिन तीसरा भी चलता है। मेन तो 2 ही होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट, जिसको व्यापारिक छूट बोलते हैं, और दूसरा कैश डिस्काउंट, नगद छूट। तीसरा होता है एसडी, स्पेशल डिस्काउंट, जो बहुत रेयर हो गया। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सभी को सामान्य रूप से दिया जाता है। हमने बताया भी था कि फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? हम लोग के लिए। मॉल में ऑफर है, किसके लिए? सबके लिए। तो ऐसे जो फैसिलिटी होती है वो सभी के लिए होती है, इसको ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट में टीडी बोलते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब मान लीजिए किसी की दुकान है, आप उधारी लेन देन करिएगा ना, तो कोशिश करेगा कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले आपसे, और कैश लीजिएगा ना, नगदा नगदी बात करिए तो कुछ कम हो जाता है, वो होता है कैश डिस्काउंट। इसके और भी कई कंडीशन है,
तीसरा होता है SD, स्पेशल डिस्काउंट। हाँ। अब मान लीजिए आपका दोस्त का दुकान है, कहने बाबू 10% सबको दिया, हमको क्या दिया, तो ये हो गया SD, स्पेशल डिस्काउंट। अब ये बहुत रेयर हो गया, नहीं चलता। चुपिए। देखिए अगला है डूबत ऋण। क्या है? ऋण माने कर्जा, ऋण दिए डूब गया। माने आप मान लीजिए किसी को आप पैसा लगाते हैं ब्याज पे, या आपको कोई होलसेलर है, आपने किसी को माल बेची, आपने किसी को पैसे दिए, उसके साथ कोई हादसा हो गया या कुछ हो गया, या उसका नियत खराब हो गया, जो भी हो, और आपका रुपया अब आपको दे ही नहीं रहा, तो वो पैसा कहेगा जाइए डूबती खाता में लिख लीजिए। ये डूबती खाता वही खाता है। यानी व्यापार या व्यवसाय में जो रुपया पैसा संपत्ति आदि वसूल नहीं हो पाता है, डूब जाता है, उसी को बोलते हैं डूबत ऋण। क्या बोलेंगे? अगला है ट्रांजेक्शन, लेन देन। नाम से ही क्लियर है, लेन देन। तो व्यापार या व्यवसाय में रुपया पैसा संपत्ति आदि का जो आदान प्रदान होता है, आना और जाना होता है, उसी को ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन कहते हैं। और लेन देन करने के क्रम में जो कागज, बही, बिल, पुर्जा आदि यूज किया जाता है प्रमाण के लिए। किस लिए? उसी को प्रमाणक यानी कि वाउचर कहते हैं। इसी के साथ साथ आपसे अकाउंट्स के बारे में पूछा जाएगा, जो हम पढ़ाए हैं। जैसे अकाउंट्स, खाता, तो खाता में क्या बताए थे? प्रत्येक दिन के लेन देन को। क्या बोले थे? लेन देन को जब किसी कागज, बही, पन्ना, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लिखेंगे। खाता का मतलब क्या हुआ? लिखना। आजकल लोग मोबाइल में लिख लेता है ना, आजकल लोग कॉपी में भी लिखता है, बहुत रेयर। आजकल कंप्यूटर में लोग लिखने लगा। तो खाता माने एक ऐसी कॉपी, एक ऐसी डायरी जहाँ पर लेन देन को लिखा जाए डेट बाय डेट। आपका दुकान है, कहेगा खाता में लिख लीजिए, तो लिखिएगा फलना डेट में फलना सामान उधारी लिया, फिर पैसा दिया, सब लिखना पड़ता है। तो यही होता है व्यापार या व्यवसाय में लेन देन करने के लिए जितनी भी चीज़ें जहाँ भी लिखी जाए वो सारी की सारी खाता कहलाएगी ना जी। अब अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। कितने होता है? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट करें। क्या कहता है? पाने वाले को डेबिट करें। और देने वाले को क्रेडिट करें। क्या कहता है? देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है उसका अपना कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उसके 2 प्रकार होते हैं, बताए ना, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्या बोले थे? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। क्या होगा? अवास्तविक खाता। और रियल अकाउंट का डेफिनेशन कहता है आने वाले को डेबिट करें। क्या कहता है? आने वाले को। बोलिए, क्या कहता है? आने वाले को डेबिट करें और जाने वाले को क्रेडिट करें। क्या कहता है? समझ गए? रियल अकाउंट माने वास्तविक। देखिए ऐसे समझिए, जैसे रिमोट वास्तव में है तो इसको खरीदेंगे तो ये आएगा और कैश जाएगा, तो आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसका बाद था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें था कि सभी प्रकार के खर्च, व्यय और हानि को डेबिट करें। सभी प्रकार के खर्च, व्यय और हानि को डेबिट करें, और जितने भी लाभ, आय और प्राप्ति होंगे उसको क्रेडिट करना। जितने भी लाभ, आय और प्राप्ति होगा उसको क्रेडिट करना है। चलिए, नहीं हुआ नहीं और है। इसके बाद समझिए, आप पूछते हैं कंपनी बनाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? याद है ना? कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट F4, पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट F5। ठीक है, पैसा लेने का शॉर्टकट रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट ना जी। अच्छा, माल खरीदना है तो कौन वाउचर में एंट्री होगा? परचेज, F9 परचेज। और माल बेचना है तो, और जो एंट्री कहीं नहीं बनेगा कौन सा वाउचर? जर्नल वाउचर F7। क्या हो जाएगा? बैंक का एंट्री कौन सा वाउचर में होता है ना? चलिए, हमने माल खरीदा और खरीद के जब हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। और जब माल बेचेंगे और वो अगला वापस किया तो सेल्स रिटर्न। इसका शॉर्टकट क्या था परचेज रिटर्न का? ना, Alt F5। क्या था? और उसके बाद सेल्स रिटर्न का Alt प्लस F6। अच्छा, ऑर्डर वाउचर, जैसे हम माल का ऑर्डर देते हैं तो F9 परचेज का है। अब परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल F9 है। क्या है? कंट्रोल F9। उसी तरह F8 सेल्स है और शॉर्टकट सेल्स ऑर्डर का कंट्रोल प्लस F8 हो जाएगा। डेट बदलने का शॉर्टकट क्या है? F2। क्या है? F2। अब पूरा का पूरा पीरियड चेंज कर देना है तब पूरा, कहां से कहां तक, किस साल से किस महीने तक जाना है, Alt F2।
पीरियड चेंज करने का शॉर्टकट क्या था? अल्ट F2। तो ये सब भी थोड़ा बहुत एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे कि भाउचर में जाने का शॉर्टकट भी, भाउचर में जाने का शॉर्टकट भी था, ये सब भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं इन लोग से नेक्स्ट क्लास में, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।